सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट हैं और इन लंग्स के अंदर जो आपको ब्लैक कलर के लाइन दिख रहे हैं, इन लाइन्स को ब्रोंकाई बोला जाता है। ब्रोंकाई के अंदर ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं और ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हमारे रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। यहाँ पे आपको जो लंबा सा पाइप दिख रहा है, इस पाइप को ट्रैकिया बोला जाता है और ट्रैकिया के ज़रिए ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर आता है। और ये ट्रेकिया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी ड्रग्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटसिव एजेंट्स एंड म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, ये सब के सब ड्रग्स इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जाकर अपना एक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन इंप्रूव हो जाता है एंड हमारे ब्रीदिंग में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता। इसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में समझ लेते हैं। द ड्रग्स और मेडिसिन्स विच डायलेट द ब्रोंकाई एंड इम्प्रूव द रेट ऑफ ब्रीदिंग आर नोन एज ब्रोंकोडायलेटर्स। ऐसे ड्रग्स, ऐसे मेडिसिन जो हमारे ब्रोंकाई को डायलेट करने का काम करते हैं एंड हमारे रेट ऑफ ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, ऐसे ही ड्रग्स को ब्रोंकोडायलेटर्स बोला जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल ज़्यादातर अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। सो ये तो था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो ब्रोंकोडायलेटर्स 3 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है बीटा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट, दूसरा है एंटीकोलिनर्जिक्स, इनको मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट भी बोला जाता है, एंड तीसरा है मिथाइल ज़ैंथीन्स। अगर हम बात करें बीटा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट की, तो ये अगेन 2 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, इसके एग्जांपल है साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट, इसके एग्जांपल है सैल्मिट्रॉल एंड फॉर्मिट्रॉल। अगर हम बात करें एंटीकोलिनर्जिक्स की, जिनको हम मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, ये अगेन 2 मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट एक्टिंग मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, इसका एग्जांपल है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट, इसके एग्जांपल है ट्रायोटोपियम ब्रोमाइड। इसके बाद आते हैं मिथाइल ज़ैंथीन्स, इसके एग्जांपल है थियोफाइलिन एंड अमीनोफाइलिन। सो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से अपना एक्शन दिखाते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है बीटा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट। बीटा 2 adrenergic agonists like salbutamol and terbutaline stimulates beta 2 receptors in the lungs, increasing CAMP, which dilates airway muscles and produces bronchodilation effect in lungs. They also reduce inflammation and are useful for asthma and COPD. बीटा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट जैसे कि साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन हमारे लंग्स के अंदर बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं और इसी की वजह से हमारे बॉडी के अंदर CAMP का लेवल इंक्रीज होना चालू हो जाता है। CAMP के लेवल के इंक्रीज होने की वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो एयरवे मसल्स होते हैं, वो डायलेट होना चालू हो जाते हैं एंड हमारे लंग्स के अंदर ब्रोंको डायलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। बीटा 2 एड्रीनर्जिक अगोनिस्ट हमारे बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करने का काम करते हैं और इसी के लिए ये ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर अस्थमा एज वेल एज COPD डिजीज को भी ठीक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक्स। एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड ब्लॉक M3 रिसेप्टर्स, दिस लीड्स टू ब्रोंकोडाइलेशन। Anticholinergics also reduces mucus secretion and are helpful in COPD patients. एंटीकोलिनर्जिक जैसे कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हमारे लंग्स के अंदर M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करते हैं और इसी के वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। एंटीकोलिनर्जिक्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस सिक्रेशन को भी रिड्यूस करते हैं एंड इसी की वजह से ये सब ड्रग्स COPD पेशेंट्स में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मिथाइल ज़ैंथीन्स। मिथाइल ज़ैंथीन्स लाइक थियोफाइलिन इनहिबिट फॉस्फोडाइस्टेरेस which leads to increase in CAMP level and produces bronchodilation in respiratory system. These drugs are used in asthma and COPD. These drugs can produce side effects like tachycardia, arrhythmias and palpitation. मिथाइल ज़ैंथीन्स जैसे कि थियोफाइलिन हमारे बॉडी के अंदर फॉस्फोडाइस्टेरेस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम करते हैं और इसी की वजह से CAMP का लेवल इंक्रीज होना चालू हो जाता है। जैसे
जैसे ही CAMP का लेवल इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रोंकोडायलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। मिथाइल ज़ैंथेन्स अस्थमा एज वेल एज COPD पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मिथाइल ज़ैंथेन्स हमारे बॉडी के अंदर कुछ साइड इफेक्ट को भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टैकीकार्डिया, अरिथमिया एंड पाल्पिटेशंस। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम डोजेस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स का नॉर्मल डोज कितना है एंड डॉक्टर्स इसको कितने अमाउंट में प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है साल्ब्यूटामॉल। साल्ब्यूटामॉल का नॉर्मल डोज है 2.5 मिलीग्राम और इसको इनहेलेशन रूट के जरिए लिया जाता है। नेक्स्ट है सैल्मिट्रॉल। सैल्मिट्रॉल का नॉर्मल डोज है 50 माइक्रोग्राम और इसको भी इनहेलेशन रूट के जरिए डेली दिन में 2 बार लिया जाता है। नेक्स्ट है इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम का नॉर्मल डोज है 20 माइक्रोग्राम से लेकर 40 माइक्रोग्राम और इसको भी इनहेलेशन रूट के जरिए डेली दिन में 3 से 4 बार लिया जाता है। इसके बाद है टायोट्रोपियम। इसका नॉर्मल डोज है 18 माइक्रोग्राम और इसको डेली दिन में 1 बार इनहेलेशन रूट के जरिए लिया जाता है। लास्ट है थियोफाइलिन। इसका नॉर्मल डोज है 100 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम, जिसको डेली दिन में 2 बार ओरल रूट के जरिए लिया जाता है। सो ये तो था डोजेस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम इंडिकेशंस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि ब्रोंकोडायलेटर्स का यूजेस क्या-क्या है एंड कौन-कौन से डिजीज एंड कंडीशन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। साल्ब्यूटामॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट अस्थमा अटैक्स। साल्ब्यूटामॉल का इस्तेमाल अस्थमा अटैक्स को ठीक करने के लिए किया जाता है। साल्ब्यूटामॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म। साल्ब्यूटामॉल का इस्तेमाल ब्रोंकोस्पाज्म को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। साल्बिट्रॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अस्थमा एज वेल एज COPD। क्रोनिक अस्थमा एंड COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को ठीक करने के लिए भी सैल्मिट्रॉल का इस्तेमाल किया जाता है। टायोट्रोपियम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ COPD। टायोट्रोपियम का इस्तेमाल COPD डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। इप्राट्रोपियम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमा एंड COPD। इप्राट्रोपियम का इस्तेमाल ब्रोंकोस्पाज्म, अस्थमा एज वेल एज COPD डिजीज को ठीक करने के लिए किया जाता है। थियोफाइलिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक अस्थमा एंड COPD। थियोफाइलिन का इस्तेमाल क्रोनिक अस्थमा एज वेल एज COPD को ठीक करने के लिए किया जाता है। ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक साल्ब्यूटामॉल एंड इपिनेफ्रिन आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस को ठीक करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर जैसे कि साल्ब्यूटामॉल एंड इपिनेफ्रिन का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये तो था इंडिकेशंस या फिर यूजेस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। खूब आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कौन-कौन से ऐसे डिजीज है, कौन-कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस दौरान ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है सीवियर कार्डियक डिजीज। अगर किसी पेशेंट को काफी ज्यादा सीवियर कार्डियक डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लाउकोमा। अगर किसी पेशेंट को ग्लाउकोमा डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है सीजर डिसऑर्डर्स। अगर किसी पेशेंट को सीजर डिसऑर्डर्स है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है, तो ऐसे कंडीशन में भी ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लास्ट है एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ब्रोंकोडायलेटर से, तो ऐसे कंडीशन में भी कभी भी ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो ये तो था कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटर्स चैप्टर अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।